डियर स्टूडेंट्स, अपन ने प्रारंभ किया भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। मतलब एक सोशल रिफॉर्म का इंस्ट्रूमेंट के रूप में भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेबल करने का प्रयास किया। दो प्रक्रियाएं हमने इसकी समझी। पहला सामान्य विधि, दूसरा संसद का 2/3 बहुमत व राज्यों की सहमति। अब तीसरी विधि की अपन बात करेंगे और संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा बातें आज करेंगे। आज कोशिश करेंगे इस टॉपिक को अपन समाप्त करने की। तृतीय श्रेणी के में संविधान के अन्य समस्त उपबंध रखे जा सकते हैं जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में नहीं हैं। इनको संशोधित करने के लिए संसद के किसी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक विधेयक को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर विधेयक पारित माना जाएगा और संविधान में आवश्यक संशोधन लागू होगा। मतलब ये तीसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि संसद के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत प्रस्तुत किया जाएगा पार्लियामेंट के किसी भी। देखिए, इनमें छोटी छोटी ये प्रक्रिया से संबंधित बातें हैं। संविधान संशोधन का विधेयक कहाँ रखा जाएगा? किसी भी सदन, राज्यसभा, लोकसभा, कहीं भी रखा जा सकता है। प्राइवेट भी लेके आ सकता है कोई व्यक्ति, कोई सांसद निजी संशोधन भी रख सकता है। अगर संसद में उसका बहुमत है, लोग अगर ऐसा पसंद करते हैं तो रख सकता है, पारित हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको अपन बताएंगे बारीकी से। अगर आप जब सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करोगे तब आपको पता लगेगी कि धन विधेयक मात्र लोकसभा में ही रखा जा सकता है। राज्यसभा उसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन में उसको पारित करना पड़ेगा। नहीं पारित करेगी तो 14 दिन बाद में वो पारित मान लिया जाएगा। ये प्रोसेस से संबंधित कई बातें जो मैं आपको कभी टाइम मिला तो आपको ज़रूर बताऊंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत काम आती है आपके सिविल्स के, आरएस के, या यहाँ ये मानिए कि एक जनरल नॉलेज की बातें हैं। अब थोड़ा सा ये जो डिस्प्यूटेड है मामला, थोड़ा सा कि एक तरह का संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसके ऊपर कई तरह की मत भिन्नता है। इसको थोड़ा सा अपन रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। संविधान लागू किए जाने के बाद से यही समझा जाता था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान की सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन 27 फरवरी 1967 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में निर्णय दिया गया, उससे स्थिति परिवर्तित हो गई। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही पुराने निर्णयों को अस्वीकार करते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। उपर्युक्त निर्णय से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि संसद आर्थिक और सामाजिक प्रगति की दशा में आगे बढ़ने के लिए कोई कार्य नहीं कर सकती। अतः संविधान में संशोधन करना आवश्यक हो गया। 1971 में संविधान में 24वां संशोधन किया गया। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार होगा। 24वें संशोधन के द्वारा 1971 में 24वें संशोधन के बाद भी संसद की संविधान में संशोधन करने की क्षमता पर एक नियंत्रण बना हुआ है। 1973 ईस्वी के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और 1980 के मिनर्वा मिल्स विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। मतलब अपने जो 24वां संशोधन जो था, मतलब अपना जो निर्णय था उसको उसने पलट दिया एक तरह से। 27 फरवरी 1967 का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था उसको पलट दिया और 24वें संशोधन को मिनर्वा मिल्स और केशवानंद भारती के बाद में इसने सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहरा लिया। लेकिन संविधान का एक मूल ढांचा है। अब यहाँ पे फिर केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स में फिर कंडीशन लगा दी। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक नया कॉन्सेप्ट भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आया है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति की सीमा निर्धारित कर दी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन सी व्यवस्थाएं आती है।
अब 24वें संशोधन 1971 द्वारा संशोधन प्रक्रिया की एक अस्पष्टता को दूर कर दिया गया। इस संवैधानिक संशोधन में कहा गया कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए रखा जाए तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देनी ही होगी। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। भारत के राष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पार्लियामेंट की या कैबिनेट की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है। अगर पुनर्विचार होने के बाद में वो सिफारिश आती है तो उसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। हाँ, एक पॉकेट वीटो जरूर है, वो उसको पड़ा रख सकता है। ऐसा होता कम है। लेकिन अब थोड़ा सा ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, इसके ऊपर कई लोगों ने टिप्पणियां की है, कई लोगों ने इसकी आलोचना की है। उन आलोचनाओं के कुछ बिंदु अपन देखने का प्रयास करते हैं। पहला, राज्य विधानमंडलों से पुष्टि के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये भाई। जो दूसरी जो प्रोसेस प्रक्रिया है कि संसद का 2/3 बहुमत उपस्थित मतदान वालों का तथा आधे से अधिक राज्यों विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है। अब वो सहमति कितने टाइम में दे, वो ये कोई फिक्स टाइम लिमिटेड नहीं है। बस टाइम लिमिटेशन बिल्कुल नहीं दे रखी संविधान, मौन है इस बारे में। तो यहाँ थोड़ा सा आके मतलब एक मारवाड़ी में अपन कहें कि थोड़ा सा झोल है। दूसरा है, संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद को दूर करने की व्यवस्था नहीं। यदि साधारण विधेयक के संबंध में संसद में दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो अनुच्छेद 107 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में दोनों की सम्मिलित बैठक की व्यवस्था नहीं की गई। मतभेदों को सुलझाने की व्यवस्था के अभाव में राज्यसभा कुछ उदाहरणों में संविधान संशोधन के कार्य में बाधक बन गई है। जैसे 1970 ईस्वी में राज्यसभा ने राजाओं के प्रीवी पर उन्मूलन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार कर दिया था और अगस्त 1978 में राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित 44वें संशोधन विधेयक की 5 धाराओं को रद्द कर दिया था। अक्टूबर 1989 में राज्यसभा ने पंचायत राज से संबंधित 64वें संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकृत कर दिया था, जबकि लोकसभा इसे पारित कर चुकी थी। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यसभा के हाथ में संविधान संशोधन विधेयक को अंतिम रूप से अस्वीकृत करने की शक्ति हो, इसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पूर्व में ऐसी स्थितियां रही है जबकि लोकसभा और राज्यसभा की दलीय संरचना में अंतर था। भविष्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। ऐसे उदाहरणों में राज्यसभा अपनी शक्ति के आधार पर जनता की आकांक्षाओं में के मार्ग में बाधक बन जाती है। अभी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आई है। जब राजाओं का प्रीवी पर समाप्त करने का अमेंडमेंट लेके आई 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी, तो राज्यसभा उसमें बाधक बन गई। इसी तरीके से पंचायती राज से संबंधित एक विधेयक था 64वां संविधान संशोधन 1989 में, उसमें बाधक बन गई। तो अब देखिए, यहाँ ये एक्चुअली इस मामले में अपना संविधान मौन है। संविधान ने जैसे कि सामान्य विधेयक के ऊपर कोई मतभेद हो जाए तो दोनों का जॉइंट अधिवेशन हो सकता है और उसमें लोकसभा की भावना के अनुरूप विधेयक पारित हो जाता है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, राज्यसभा की कम होती है। 250, 545 मान लीजिए, 700 250 प्लस 545 कितने हो गए? 795 सपोज कीजिए सारे के सारे प्रेजेंट है, तो अपने को चाहिए 400 के लगभग। जिस मान लीजिए 300 350, जब 400 तो अकेले इंदिरा गांधी के उसमें लोकसभा में ही थे, तो वो ही सारे वोट डाल देंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे सामान्य विधेयकों में इनका संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक में नहीं होता। और ऐसे उदाहरण अपने सामने है कि जब राज्यसभा लोकतंत्रीय सिद्धांतों की स्थापना में बाधक बनी है, तो राज्यसभा की संरचना पे भी पुनर्विचार थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। और ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि एक्चुअली रिप्रेजेंट जो करती है पब्लिक को, जनता को, वो है लोकसभा। लोकसभा में जो नुमाइंदे जाते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं, और राज्यसभा में जो नुमाइंदे जाते हैं वो यूँ कहें कि एक तरह की, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह सकता हूँ, एक बैकडोर एंट्री है। पॉलिटिकली ओबलाइज किया जाता है नेताओं को, जो हो सकता है चुनाव हार भी गए हों। जैसे कि अभी आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से राज्यसभा में गए,
वो चुनाव हार गए थे, वो लोकसभा का। और भी कई उदाहरण है, तो बड़ी बात नहीं है, बहुत उदाहरण है। तो जो वास्तविक प्रतिनिधित्व जो जनता का करती है वो तो लोकसभा ही है। तो इसमें थोड़ा सा विचार आगे भविष्य में करना पड़ेगा भारत की पार्लियामेंट को कि थोड़ी सी सुपरमेसी इसकी लोकसभा की धन विधेयक के संदर्भ में है, सामान्य विधेयकों के संदर्भ में भी, अमेंडमेंट से संबंधित जो विधेयक है इनके ऊपर भी थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं है। ये बड़ा जोरदार टॉपिक है। मतलब संविधान में संशोधन की पहल करने के लिए राज्य विधानमंडल कुछ भी नहीं कर सकता। पर इसको ये एक सैद्धांतिक मतलब एक तरह से वो है बात, व्यवहारिकता कम है इसमें, थोड़ी सी व्यवहारिकता इसलिए कम है भाई राज्य विधानमंडल में संशोधन की पहल नहीं हो सकती, लेकिन राज्य के द्वारा निर्वाचित सांसद तो संसद में ही जा रहे हैं ना। जैसे आपके राजस्थान का उदाहरण लीजिए, आप राजस्थान में 25 MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा सदस्य 25 हैं, और आज की तारीख में 25 के 25 राजस्थान में बीजेपी के सांसद हैं। अगर ये राजस्थान से संबंधित कोई भी संशोधन लेके आना चाहे तो 25 मिलकर के अपनी पार्टी में दबाव बनाए, क्यों नहीं लेके आएंगे। तो ये थोड़ा सा आलोचना ठीक नहीं है। ये संविधान संशोधन विधेयक पर जनमत संग्रह की व्यवस्था का अभाव है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे अपन स्विट्जरलैंड का संविधान जो देखते हैं अपन, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आरंभक व लोक निर्णय, ये ऐसी बात लोक निर्णय जनमत की बात है, पब्लिक ओपिनियन जानते हैं। अब संविधान संशोधन के द्वारा में जनमत का निर्णय जानने की, जनमत संग्रह की व्यवस्था का अभाव है, पब्लिक ओपिनियन एक तरह का। तो इसमें देखिए पब्लिक ओपिनियन तो बनता है, हिंदुस्तान में भी अब थोड़ी जागरूकता आ गई। हालांकि अपन स्विट्जरलैंड या अमेरिका या इंग्लैंड जैसी कल्पना तो अभी नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अपने यहाँ पे लिटरेसी ही नहीं है, और वहाँ जो स्थिति है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी है वहाँ पे। अपने यहाँ जब शिक्षा का प्रसार होगा, संवैधानिक साक्षरता बढ़ेगी, लोगों में संविधान के प्रति जानकारी बढ़ेगी, तब इन मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय बहस होगी। अभी भी होती है, लेकिन अभी जो हो रही है उसका स्वरूप आपको पता ही है, मीडिया स्पॉन्सर किया जा रहा है और सिर्फ लड़ाइयाँ दिखाई जा रही है। शाम को टीवी खोल के बैठिए आप, एक दो इधर बैठ जाएंगे, दो इधर बैठ जाएंगे, आपस में आर्टिफिशियल लड़ाई करेंगे। जनता के वास्तविक मुद्दों से उनका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। रोजगार से सरोकार नहीं है, बेरोजगारी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, ये नहीं। वो तो हिंदू मुसलमान, हमने राफेल लाया, पाकिस्तान डर गया, चाइना डर गया। भाई क्या मतलब पाकिस्तान चाइना से? तुम तुम्हारी बात करो ना, तुम तुम्हारी बात करो, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की बात करेंगे। सारे दिन पाकिस्तान पाकिस्तान, सारे दिन चाइना चाइना। ये थोड़ा सा पब्लिक को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, मेरा थोड़ा सा ये अभिमत है इसमें। तो इस तरीके से जनमत का अभाव, तो थोड़ा सा कि इसमें यही कह सकते हैं अपन कि हमारे यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी नहीं है, संविधान के प्रति जागरूकता नहीं है, संविधान के प्रति समझ नहीं है। अभी तक पढ़ना ही नहीं आता लोगों को, संविधान तो दूर की बात हो गई। हमें काफ़ी लंबा सफर तय करना अभी हम नए हैं, अभी हम जवान हैं, क्योंकि 1947 से 2020 53 + 20 73 ईयर ओल्ड नेशन, ओनली 73 ईयर ओल्ड नेशन। USA 1789 मीन्स 11 + 200 + 231 साल। UK हमेशा से कभी मतलब अपराधी नहीं रहा। तो उन देशों से कंपेयर करने के लिए अपने को थोड़ा टाइम और लगेगा अभी, लेकिन शर्त यह है कि बस अपने जो नेतृत्व है वो सही दिशा में राष्ट्र को लेके जाए, आलतू फालतू बातों में ना उलझाए, राष्ट्र में वैज्ञानिक प्रगति हो, राष्ट्र विकासशील विकास करे, नौजवानों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, यातायात सुविधाएं बेहतर हो, संचार की सुविधाएं बेहतर हो, शिक्षा की सुविधाएं बेहतर हो, और सबसे बड़ी बात है रोजगार की व्यवस्था हो, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अब एक चीज़ थोड़ा सा इसकी मतलब संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 368 में
यह स्पष्ट होता है कि संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार संसद में निहित है और संशोधन के लिए अलग अलग संस्था के गठन की आवश्यकता नहीं है। राज्यों के विधानमंडल संशोधन संबंधी विधेयक का प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते। संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संशोधन संबंधी विधेयक उसी प्रकार पारित होने चाहिए जिस प्रकार अन्य विधेयक। संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को जनता के द्वारा पुष्टिकरण नहीं होता। संसद में संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। संविधान के प्रत्येक अंश में संशोधन किया जा सकता है। ये कुछ अच्छी बातें भी है। राष्ट्रपति की अनुमति की तो अपने को आवश्यकता ही नहीं है, ये तो आप छोड़ दीजिए। मतलब प्रेसिडेंट इज ये ओनली मात्र रबर स्टैम्प, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रबर स्टैम्प से ज़्यादा हैसियत नहीं होती प्रेसिडेंट की। और अपने प्रेसिडेंट की वही हैसियत जो इंग्लैंड में सम्राट की है, महारानी की है। इंग्लैंड के अंतर्गत क्या कहा जाता है, इंग्लैंड का सम्राट कोई गलती नहीं करता। अब ऐसा कभी होता है कोई व्यक्ति और गलती नहीं करे? जो व्यक्ति होगा वो तो गलती करेगा, लेकिन गलती वो नहीं करता ना जो काम ही नहीं करता। तो इंग्लैंड का सम्राट कोई काम ही नहीं करता, गलती कहाँ से करेगा वो? तो कुछ अच्छी बातें भी अपने। अब ये कुछ संशोधन है, इसके ऊपर अपन फिर कभी बात करेंगे। कुछ मेजर जो संशोधन थे, जैसे 42वां संशोधन है, 44वां है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। लेकिन आज इस संविधान संशोधन के चैप्टर को अपन ख़त्म करते हैं। अब कल की क्लास में नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।